तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। यह जो है क्रिया और काल से संबंधित वीडियो का दूसरा वाला भाग है। पहले वाले भाग को आपने देखा जरूर होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें सपोर्ट करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और पहला सवाल कह रहा है कि लड़की जाती है, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है। तो वाक्य लिखा हुआ कि लड़की जाती है, जब इसको आप अपूर्ण भूतकाल में बनाएंगे तो यह सेंटेंस क्या बनेगा, ये आपको बताना है। लड़की जाती है, इसको अपूर्ण भूतकाल में जब बनाया जाएगा तो क्या बनेगा। ए कह रहा कि लड़की जा रही थी, बी कह रहा लड़की गई, सी कह रहा लड़की गई थी, और डी कह रहा कि लड़की जाएगी। मतलब इसको जो है अपूर्ण भूतकाल में इसको परिवर्तित करना है। लड़की जाती है, यह सामान्य वर्तमान काल में लिखा हुआ है, तो इसको आपको क्या करना है, इसको अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित कर देना है। तो पहले वाले को जब परिवर्तित करेंगे तो परिवर्तित करने के बाद जो वाक्य बनेगा वो आपको बताना है। तो ए कह रहा है कि लड़की जा रही थी बनेगा, लड़की गई, सी कह रहा है लड़की गई थी, और डी कह रहा है कि लड़की जाएगी। तो कौन सा वाक्य बनेगा? तो बच्चों इसमें जो बनेगा वो पहला वाला बन जाएगा, लड़की जा रही थी। ये अपूर्ण भूतकाल में इसका रूप परिवर्तित हो जाएगा। तो पहले का कौन सा सही हो जाएगा? पहले का पहला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा कि राम चिट्ठी लिखता है, यह वाक्य भूतकाल में होगा। तो आपको ये बताना है कि राम चिट्ठी लिखता है, इसको जब हम भूतकाल में बदलेंगे तो ये क्या होगा। राम चिट्ठी लिखेगा, राम चिट्ठी लिख रहा है, राम चिट्ठी लिख चुका है, राम चिट्ठी लिखता होगा। तो इस वाक्य को भूतकाल में जब परिवर्तित करना है, तो जब भूतकाल में परिवर्तित करेंगे तो यह क्या बनेगा। तो बच्चों भूतकाल में जब इसका परिवर्तन करेंगे तो यह बन जाएगा राम चिट्ठी लिख चुका है, अर्थात सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा दूसरे का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। कह रहे कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, मतलब आपको ये बताना है कि जो क्रिया अभी हो रही है उसको हम क्या कहते हैं। ए कह रहा अपूर्ण वर्तमान काल, बी कह रहा सामान्य वर्तमान काल, सी कह रहा संदिग्ध वर्तमान काल, और डी कह रहा कि संदिग्ध भूतकाल अर्थात संदिग्ध भूत। तो आपको ये बताना है कि जो क्रिया अभी हो रही है उसको क्या कहा जाता है। तो जो क्रिया अभी हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? तो बच्चों उसको कहा जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के समाप्त होने के बारे में पता नहीं होता है। तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरे का उत्तर पहला हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। कह रहा कि अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। मतलब आपको नीचे लिखे हुए चार वाक्य दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी और डी के रूप में। आपको बताना कि किस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। ए कह रहा है कि रामू खाना खा रहा है, बी कह रहा है कि चालक गाड़ी चलाता है, सी कह रहा है श्याम हंसता है, और डी कह रहा है कि माँ स्वेटर बुनती है। तो आपको ये बताना है कि जो अधोलिखित वाक्य है इसमें किस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो चौथे वाले का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों इसमें जो है सी ऑप्शन में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हंसना जो है अकर्मक क्रिया है, और बाकी सभी में जो है वो सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर पांचवा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। तो आपको ये बताना है कि जो नीचे लिखित वाक्य हैं इन वाक्यों में किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आपको ये बताना है कि किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। पहला कह रहा है कि पिता उससे पढ़ाते हैं, बी कह रहा है कि राम नहीं पढ़ता, सी कह रहा है अध्यापक से पढ़वाते हैं, और डी कह रहा है कि अध्यापक परिश्रम कराते हैं। तो आपको ये बताना है कि किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। ऋणात्मक क्रिया का अर्थ होता है बच्चों की ऐसी क्रिया जो उसको कर्ता स्वयं न करके बल्कि किसी दूसरे से करवाता है। तो अगर इन चारों वाक्यों को देखेंगे तो उसमें बी एक ऐसा वाक्य है जिसमें प्रणर्थक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। तो पांचवें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी बाकी जितने इसमें वाक्य हैं ए सी और डी ये सभी जो है प्रार्थक क्रिया के उदाहरण हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। सवाल नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो आपको ये बताना है कि ये जो लिखे लिखे वाक्य है नीचे इसमें किस में जो है अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। ए कह रहा है कि शिशु सो रहा है, बी कह रहा है बालक खेल रहा है, सी कह रहा है कि छात्र पढ़ रहा है, और डी कह रहा है कि छात्रा लिख रही है। आपको ये बताना है कि किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है इन वाक्यों में। तो अगर बच्चे छठवें का उत्तर देखेंगे तो शिशु सो रहा है, अर्थात पहले वाले में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सोना जो है वो एक तरह की कौन सी क्रिया है, यह अकर्मक क्रिया होती है। बाकी खेलना पढ़ना और लिखना ये सभी क्रियाएं सकर्मक होती हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 7वें की। 7वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 7वें नंबर सवाल में कह रहा है कि कार्तिक ने फल खरीदे में कौन सी क्रिया होगी। तो कार्तिक ने फल खरीदे, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो कार्तिक ने फल खरीदे इसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है।
ए कह रहा अकर्मक क्रिया, बी कह रहा सकर्मक क्रिया और सी कह रहा प्रणर्थक क्रिया और डी कह रहा सहायक क्रिया। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है। कार्तिक ने फल खरीदे, तो बच्चों खरीदना जो होता है वह सकर्मक क्रिया है, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर बी वाला सही हो जाएगा। तो सातवें का उत्तर जो होगा वो बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। सवाल नंबर 8 में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। तो नीचे आपको एक वाक्य लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब आपको ये बताना है कि इसमें जो है कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है। रोहन चाय पीकर बैठ गया है, तो आपको ये बताना है कि इसमें किस तरह की क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो 8वें नंबर सवाल का उत्तर आपको बताना है। रोहन चाय पीकर बैठ गया है। अब ये कह रहा है कि प्रणर्थक क्रिया है, बी नाम धातु, सी पूर्वकालिक और डी कह रहा संयुक्त क्रिया। तो आपको बताना कि इसमें किस क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों पी कर बैठ गया है, अर्थात बैठा तब जब उसने चाय पी लिया, अर्थात एक क्रिया पहले किया और एक क्रिया बाद में, तो इसको हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अर्थात 8वें का उत्तर क्या हो जाएगा, 8वें का उत्तर सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में प्रणर्थक क्रिया कौन सी है। आपको 9वें में ये बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया है। 4 ऑप्शन में ए, बी और सी, डी में कि इसमें कौन सी प्रणर्थक क्रिया है। ए कह रहा उठना, बी कह रहा उड़ना, सी कह रहा दिलाना और डी कह रहा चलना। तो आपको ये बताना है कि 9वें का उत्तर कौन सा सही होगा। इन चारों क्रियाओं में से उड़ना, उठना, उड़ना, दिलाना और चलना, इन चारों क्रियाओं में से कौन सी ऐसी क्रिया है जो प्रणर्थक क्रिया है। तो बच्चों इसमें अगर देखा जाए तो प्रणर्थक क्रिया सी हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, दिलाना। यह जो है एक प्रणर्थक क्रिया है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 10वां। सवाल नंबर 10वां कह रहा है कि दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच जब तुलना की जाती है तो क्रिया के किस रूप में वह दिखाई पड़ती है। तो आपको ये बताना है कि दो प्राणियों वस्तुओं के बीच जब हम तुलना करते हैं तो क्रिया अपने किस रूप में दिखाई देती है, ये आपको बताना है। तो बच्चों दो प्राणियों और व्यक्तियों के बीच में जब तुलना करेंगे तो बताना है कि मूलावस्था में होती है, पूर्वावस्था में होती है, उत्तरावस्था होती है या उत्तमावस्था में होती है। तो क्रिया आपको किस रूप में दिखाई देती है। तो देखो बच्चों जब दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं तो क्रिया का रूप उत्तरावस्था वाला हो जाता है, अर्थात किस रूप में दिखाई देती है, उत्तरावस्था रूप में दिखाई देती है। तो 10वें का उत्तर क्या हो जाएगा, 10वें का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कहता है कि हथियाना और चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। तो आपको दो शब्द दिए हुए हैं, एक शब्द क्या है हथियाना और एक शब्द है चिकनाना। आपको बताना कि किस प्रकार की क्रिया है। ए कह रहा है कि नाम धातु क्रिया है, बी कह रहा प्रणर्थक क्रिया है, सी कह रहा यौगिक क्रिया है और डी कह रहा संयुक्त क्रिया है। तो आपको 11 वाले का उत्तर बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया होगी। नाम धातु क्रिया होगी, प्रार्थक क्रिया होगी, यौगिक क्रिया होगी या संयुक्त क्रिया होगी। तो बच्चों इन दोनों शब्दों में नाम धातु क्रिया होगी। नाम धातु क्रिया का मतलब होता है कि ऐसी क्रियाएं जिन क्रियाओं का निर्माण मूल धातुओं से न होकर के बल्कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषणों से कर लिया जाए उसे हम नाम धातु कहते हैं। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो इन वाक्यों में से आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा वाक्य है जो पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ए कह रहा वे गए, बी कह रहा वे खा रहे थे, सी कह रहा वे आए थे और डी कह रहा वे सोकर उठे हैं। अब आपको बताना था कि इसमें कौन सा ऐसा वाक्य है जो पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो 12 वाले का उत्तर बताना है पूर्ण भूतकाल का। तो ये उदाहरण हो जाएगा बच्चों सी, वे आए थे, अर्थात क्रिया जो है इसमें क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। तो उदाहरण कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वे आए थे। चलिए जो तो देखते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस विकल्प के सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। आपको ये बताना है कि किस विकल्प में सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। ए कह रहा है दौड़ना, खेलना, बनाना, बी कह रहा है हंसना, रोना, दौड़ना, सी कह रहा है रोना, खेलना, बनाना और डी कह रहा है पाना, पीना और उड़ना। तो आपको बताना कि किस विकल्प में सभी की सभी क्रियाएं क्या है, अकर्मक हैं। तो बच्चों इसमें बी वाले ऑप्शन में सभी की सभी क्रियाएं क्या हो जाएंगी, अकर्मक हो जाएंगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि वाच्य क्या कहलाते हैं। आपको ये बताना है कि वाच्य क्या कहलाते हैं। ए कह रहा है संज्ञा के भेद, बी कह रहा है सर्वनाम के भेद, सी कह रहा है विशेषण के भेद और डी कह रहा है क्रियाओं के विधान। तो आपको ये बताना है कि वाच्य क्या कहलाते हैं। तो बच्चों वाच्य क्रियाओं का जो विधान होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को वाच्य कहते हैं। और वाच्य में यह देखा जाता है कि क्रिया जो है किसके अनुसार होए। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से वाच्य के भेद हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से जो है वाच्य के भेद हैं। ए कह रहा है कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, बी कह रहा है संज्ञा, सर्वनाम, सी कह रहा है कारक वचन और डी कह रहा है कर्ता का फल और क्रिया का फल। तो आपको बताना कि कौन कौन से इसमें जो है वाच्य के भेद हैं।
तो बच्चों इसमें से वाच्य के भेद ए वाले ऑप्शन में सभी हो जाएंगे। ये वाच्य के भेद हैं, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीनों जो है किसके हैं, ये वाच्य के भेद हैं। तो 15 का उत्तर क्या सही हो जाएगा, 15 का उत्तर ए से है, सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 16 में। करेक्ट, कर्तरीवाच्य किसे कहते हैं, तो आपको ये बताना है कि कर्तरीवाच्य किसे कहा जाता है। 16 में क्या बताना है कि कर्तरीवाच्य किसे कहते हैं। पहला करे कि जहां क्रिया का प्रयोग कर्ता के वाक्य में कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार किया जाता है। बी करे कि जिन क्रियाओं में भाव प्रधान हो। सी करे कि जिन क्रियाओं में शब्द प्रधान होता है। और डी करे कि जहां क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्म और लिंग के वचन के अनुसार किया जाता है। तो आपको बताना है कि कर्तरीवाच्य जो है वो किसे कहते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर पहला हो जाएगा। तो अर्थात जिन वाक्यों में कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसी को हम कर्तरीवाच्य कहते हैं। तो 16 का पहला हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 17 में। करेक्ट, वह नृत्य देख रहा है, प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो आपको प्रयोग के आधार पर इसका वाक्य भेद बताना है। वह नृत्य देख रहा है, ए करक कर्मवाच्य, बी करक भाववाच्य, सी करक कर्तरीवाच्य और डी करक उपयुक्त सभी। तो आपको इसको प्रयोग के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या कर्तरीवाच्य है। तो 17 का उत्तर बताना है। तो बच्चों 17 का उत्तर सी हो जाएगा, यह कर्तरीवाच्य है। कैसा वाच्य है, यह एक तरह का कर्तरीवाच्य है। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 18। उसने खाना नहीं खाया जाता, उससे खाना नहीं खाया जाता, सॉरी, उससे खाना नहीं खाया जाता वाच्य का भेद बताना है आपको। ए कह रहा है कर्तरीवाच्य, बी कह रहा है कर्मवाच्य, सी कह रहा है मिश्र वाक्य और डी कह रहा है भाववाच्य। तो आपको ये बताना है कि उससे खाना नहीं खाया जाता यह किस तरह से वाच्य का भेद है। 18 का उत्तर बताना है। तो बच्चों 18 का उत्तर क्या हो जाएगा, 18 का उत्तर डी हो जाएगा। यह हमें किस तरह का वाक्य है, भाववाच्य है। चलिए तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 19 में। कर चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाया, वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। तो आपको इसको भाववाच्य में बदलना है कि चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाया, इसको आपको किस में बदलना है, भाववाच्य में बदलना है। ए कह रहा है कि चोट लगने के कारण वह उसने चल नहीं पाया। बी कह रहा है चोट लगने के कारण उससे चला नहीं जा सकता। सी कह रहा है उसे चोट लगी थी इसलिए चल नहीं पाया। और डी कह रहा है चोट लगने की अवस्था में वह चल नहीं पाया। तो आपको 19 वाले का बताना है कि इसको जब आप भाववाच्य में बदलेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका उत्तर बी वाला हो जाएगा, चोट लगने के कारण उसे चला नहीं जा सका। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो 19 का कौन सा सही होगा, बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 20 में। कह रहा है कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी क्रिया जो है वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, कौन सा वाक्य है। ए कह रहे कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, बी कह रहे गीता गीता मूर्ति बनाती है, सी कह रहा है सीमा दौड़ती है और डी कह रहा है कि मोहन क्रिकेट खेलता है। तो आपको बताना है कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों सी वाला ऑप्शन जो है 20 का सही हो जाएगा, जिसमें अकर्मक क्रिया का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 21 में। कह रहे सीता पत्र लिखवाती है, यह किस क्रिया का उदाहरण है। तो आपको ये बताना है कि सीता पत्र लिखवाती है यह किस क्रिया का उदाहरण है। ए कह रहा नाम धातु क्रिया, बी कह रहा अकर्मक क्रिया, सी कह रहा प्रणर्थक क्रिया और डी कह रहा पूर्वकालिक क्रिया। तो आपको ये बताना है कि यह किस क्रिया का उदाहरण है। सीता पत्र लिखवाती है, तो बच्चों लिखवाने का काम कर रही है इसलिए प्रणर्थक क्रिया है, अर्थात दूसरे से लिखवा रही है तो प्रणर्थक क्रिया हो जाएगी। 21 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 22 की बात करते हैं। 22 में कह रहा है कि किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थक वृत्ति का प्रयोग हुआ है। कह रहा है कि वाक्य में किस क्रिया में इच्छार्थक वृत्ति का प्रयोग किया गया है। देखो बच्चे वृत्ति का अर्थ होता है मन स्थिति, इसे क्रियार्थ या इसे अर्थ भी कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से वक्ता की वृत्ति अथवा मन स्थिति का बोध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्ति कहते हैं। तो पूछ रहा इच्छार्थक वृत्ति का प्रयोग हुआ है। ए कह रहा कि संभवतः वह शाम तक लौट आएगा, बी कह रहा कि डाकिया चिट्ठी को नहीं लाया, सी कह रहा ईश्वर सबका कल्याण करे और डी कह रहा कि शाम विद्यालय चला गया होगा। तो बच्चों इसमें जो इच्छार्थक वृत्ति होगी वो सी का उत्तर हो जाएगा। ईश्वर सबका कल्याण करे, यह इच्छा की बात हो रही है इसलिए इच्छार्थक वृत्ति 22 में सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 23 में। कर किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। आपको ये बताना है कि किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग किया गया है। ए कह रहे कि लगता है कि इस बार अच्छी बरसात होगी, ए कह रहा है कि इस बार लगता है कि अच्छी बरसात होगी, बी कह रहा अध्ययन करने वाले छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है, बी कह रहा कि सी कह रहा है बालक घर जा चुका है और डी कह रहा है कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। तो संभावनार्थक की बात होगी। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका ए उत्तर हो जाएगा कि लगता है कि इस बार बरसात जो है वो कैसी होगी, अच्छी होगी। तो 23 का उत्तर कैसा होगा, कौन सा होगा, सॉरी, तो ए वाला उत्तर जो है आपको सही हो जाएगा आपका। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। सवाल नंबर 24 में कह रहा है कि नामबोधक क्रिया का उदाहरण है। आपको ये बताना है कि नामबोधक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। ए कह रहा हथियाना, बी कह रहा दुखी होना, सी कह रहा बतियाना और डी कह रहा गरमाना। तो आपको नामबोधक क्रिया का बताना है कि उदाहरण कौन सा होगा नामबोधक क्रिया।
तो बच्चों देखो, नामबोधक क्रिया मतलब होता है कि संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया के जुड़ने से जो बनता है शब्द ना, उसको हम कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा, अरे सॉरी, नामबोधक संज्ञा कहते हैं। अर्थात इसका उत्तर बी हो जाएगा, ये नामबोधक संज्ञा है। और बाकी जो तीनों आप देख रहे हैं ये नामधातु क्रिया है, और बी जो है वो नामबोधक क्रिया है। तो 24 का उत्तर बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 25 की बात करते हैं। कह रहा प्रगतिबोधक पक्ष किस वाक्य में लिखा हुआ है, मतलब किस वाक्य में प्रगतिबोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। तो आपको ये बताना है कि प्रगतिबोधक पक्ष किस वाक्य में है। ए कह रहा बालक घर जा रहा है, बी कह रहा बांध से पानी बढ़ता ही जा रहा है, सी कह रहा कि सोलनी सुबह सुबह संगीत का रियाज करती है, और डी कह रहा खुशी डॉक्टर है। तो आपको ये बताना है कि प्रगतिबोधक पक्ष किस वाक्य में प्रयोग किया गया है। तो बच्चों प्रगतिबोधक इस वाक्य में बी वाले ऑप्शन में प्रगतिबोधक पक्ष का प्रयोग किया गया है। बाद में पानी बढ़ता ही जा रहा है, अर्थात में प्रगति हो रही है, इसको हम लोग कह रहे हैं प्रगतिबोधक पक्ष कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 26 में क्या कह रहा है। कह रहा है मोहन से चला नहीं जाता क्रिया के किस वाच्य का उदाहरण है। तो आपको ये बताना है कि मोहन से चला नहीं जाता यह क्रिया के किस वाच्य का उदाहरण है। ए कह रहा कर्तृवाच्य, बी कह रहा कर्मवाच्य, सी कह रहा भाववाच्य, और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो मोहन से चला नहीं जाता बच्चों यह क्रिया के भाववाच्य का उदाहरण है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है 26 का सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 27 का। करे कि राजू ने मेरी पुस्तक चुराई, यह किस काल का उदाहरण है। तो आपको ये बताना है कि राजू ने मेरी पुस्तक चुराई होगी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। तो कह रहा है कि राजू ने मेरी पुस्तक चुराई होगी। ए कह रहा पूर्ण भूतकाल, बी कह रहा आसन्न भूतकाल, सी कह रहा संदिग्ध भूतकाल, और डी कह रहा हेतु वेतु मध्य भूतकाल का। तो आपको बताना है कि राजू ने मेरी पुस्तक चुराई होगी वह किस काल का उदाहरण है। तो आपको इसको बताना है कि किस काल का उदाहरण है। तो बच्चों ये संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, अर्थात इसका उत्तर 27 का क्या हो जाएगा, 27 का सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 28 की। कह रहा है सोहन मोहन को लड़वाता है, ये वाक्य में लड़वाता है किस क्रिया का उदाहरण है। तो कह रहा है कि सोहन मोहन को लड़वाता है, इस वाक्य में लड़वाता है वह किस क्रिया का उदाहरण है। ए कह रहा सौकर्मक, बी कह रहा अकर्मक, सी कह रहा पूर्वकालिक, और डी कह रहा प्रणार्थक। तो आपको बताना है कि लड़वाता है जो है किस क्रिया का उदाहरण है। तो 28 का उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यह प्रणार्थक क्रिया का उदाहरण है। किस क्रिया का है, प्रणार्थक क्रिया का उदाहरण है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 29 में। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में काल का सही विकल्प हो। तो आपको एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है कि यदि तुमने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, इसको बताना है कि यह किस काल का उदाहरण है। ए कर अपूर्ण वर्तमान काल, बी कर संभाव्य भविष्यत काल, सी कर हेतु 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 मध्य भूतकाल, और डी कह रहा कि अपूर्ण भूतकाल। तो आपको बताना है कि यह किस काल का उदाहरण है। तो बच्चों यह हेतु हेतु मध्य भूतकाल का उदाहरण है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर बात करते हैं 30 का। कर निर्देशानुसार काल बदलिए। तो आपको काल बदलना है, और नीचे एक सेंटेंस लिखा है रेखा तस्वीर बनाती है, ये वर्तमान काल में लिखा हुआ है, इसका काल बदल देना है। तो काल जब इसका वर्तमान काल में बदलना है इसको, जबकि रेखा तस्वीर बनाती थी ये भूतकाल में लिखा हुआ है, और इसको आपको वर्तमान काल में क्या करना है, परिवर्तन कर देना है। ए कह रहा है कि रेखा तस्वीर बनाती है, बी कह रहा है कि रेखा तस्वीर बना रही होगी, सी कह रहा है कि रेखा तस्वीर बनाना चाहती है, और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसको वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। तो 30वें को जब आप वर्तमान काल में परिवर्तित करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रेखा तस्वीर बनाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 31 का। कह रहा है कि पिछले माह में दिल्ली घूमने गया था, वाक्य में काल है। तो आपको ये बताना है कि पिछले माह में दिल्ली घूमने गया था, इस वाक्य में कौन सा काल है। ए संदिग्ध भूतकाल, बी संदिग्ध वर्तमान, सी तत्कालिक वर्तमान, और डी कह रहा है कि पूर्ण भूतकाल। तो 31 का उत्तर बताइए, 31 का उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। घूमने गया था क्रिया खत्म, तो पूर्ण भूतकाल का, अर्थात 31 का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 32 की। सवाल नंबर 32 कह रहा है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। आपको यह बताना है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है यह किस क्रिया का उदाहरण है। ए कह रहा पूर्वकालिक क्रिया, बी कह रहा पूर्ण क्रिया, सी कह रहा प्रणार्थक क्रिया, और डी कह रहा संयुक्त क्रिया। तो आपको बताना है कि यह किस क्रिया का उदाहरण है। 32 वाले का उत्तर बताइए। तो बच्चों यह सी हो जाएगा, ऑप्शन इसका, यह प्रणार्थक क्रिया का उदाहरण है। किस क्रिया का उदाहरण है, प्रणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 33 की। आपको नीचे एक विकल्प लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, 4 विकल्प दिखाई दे रहा है, और उसके साथ एक ऊपर जो है आपको एक वाक्य दिखाई दे रहा है, श्याम ने पत्र लिखा होगा। ये एक सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, और आपसे पूछ रहा है कि जो विकल्प का चयन करना है, जो वाक्य दिया हुआ है वो किस काल का सही भेद होगा, इसका जो वाक्य लिखा हुआ है वो किस काल में लिखा होगा।
इसका चयन आपको करना है और जो सेंटेंस लिखा हुआ है, जो वाक्य लिखा है, वो लिखा है कि सामने पत्र लिखा होगा, तो इसको बताना है कि यह किस काल में लिखा गया है। ए सामान्य वर्तमान काल, बी अपूर्ण भूतकाल, सी संदिग्ध भूतकाल और डी कह रहा है संभाव्य वर्तमान काल। तो आपको बताना है कि किस काल में जो है 33 वाले प्रश्न का उत्तर बताना है कि सामने पत्र लिखा होगा, किसमें लिखा गया है, तो बच्चों यह संदिग्ध भूतकाल में लिखा गया है। इसका उत्तर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब बताइए सवाल नंबर 34 का उत्तर क्या है। कह रहे राम ने सांप को मार दिया, यह वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो कह रहा है कि राम ने सांप को मार दिया, इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है। अकर्मक क्रिया का, सकर्मक, द्विकर्मक या प्रणर्थक। तो 34 में उत्तर बताना है कि किस क्रिया का इसमें प्रयोग किया गया है। तो बच्चों इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, उत्तर नंबर बी सही हो जाएगा। और बच्चों आज का अंतिम सवाल 35 नंबर, कह रहा मैंने मना कर दिया, वाक्य में मना कर दिया किस क्रिया का उदाहरण है। मैंने मना कर दिया में मना कर दिया जो है वो किस क्रिया का उदाहरण है। ए कह रहा प्रणर्थक क्रिया, बी कह रहा संयुक्त क्रिया, सी कह रहा पूर्वकालिक क्रिया और डी कह रहा द्विकर्मक क्रिया। तो आपको बताना कि किस क्रिया का उदाहरण है। बच्चों मना कर दिया तो ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, तो 35 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।